गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब में जो अक्षांश और देशांतर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 को करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है आज, तो ग्लोब के बारे में पढ़ना है। और पृथ्वी जो ध्रुव में है स्थित, वो थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी उभरी हुई है मध्य भाग में। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है, मकर रेखा के बारे में पढ़ना है, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ना है, उसके उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ना है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है, जो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बताया गया ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है, ग्लोब जो है स्थिर नहीं है। इस पॉइंट को नोट करना है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इससे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन कठिन है। इस प्रश्न यह उठता है अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। जो ग्लोब है, ग्लोब तो क्या है, पृथ्वी के एक समान गोले पर किसी बिंदु पर स्थित है, जो इसका जो है वर्णन करना कठिन है। तो यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जो यहाँ पे जो झुकी हुई है, देख सकते हैं आप लोग फिगर में, यहाँ पे झुकी हुई है, इसको क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यह रहा अक्ष, यह रहा उत्तर ध्रुव, ये रहा उत्तर ध्रुव और ये रहा दक्षिण ध्रुव। इसको जो यहाँ पे जो झुकी हुई है, इसको क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जो अक्ष में जो घूमती है, तो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। इस चीज़ को नोट करना है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग की उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो उत्तर में है तो उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जो दक्षिण में स्थित उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, कि विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत वृत्त है वो कोई वास्तविक वृत्त नहीं, वास्तविक रेखा नहीं है। विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से पृथ्वी तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से जो ध्रुवों तक स्थित है सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश जो है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। उसके बाद आगे बताया गया, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानतः इसे उ या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, बोले हेरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर जो है बोले हेरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा पोलो हेरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश बता सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में क्या समझाने का कोशिश किया गया है, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध दिया गया है। तो आप लोग को समझना है कि ये क्या है, ये जो है ये है आपका पृथ्वी।
पृथ्वी में जो है, ग्लोब में जो है, ये जो है विषुवत रेखा है, ये जो गई है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। और ये जो ये सेंटर, कलरफुल सेंटर है, इसको क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उत्तर, यहाँ पे जो है ऊपर में उत्तर दिशा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर दिशा को, यहाँ पे क्या है? दक्षिणी दिशा है। तो इसको याद रखना है कि जब मैप में होता है, कोई फिगर में होता है, तो उत्तर का दिशा जो हमेशा ऊपर की ओर दर्शाता है और दक्षिण का जो दिशा है वो नीचे की ओर होता है। तो उत्तर जो उष्णकटिबंध है, ये तो पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो उष्णकटिबंध के क्षेत्र के उत्तर में क्या है? तो कर्क रेखा स्थित है। उत्तर में क्या है? कर्क रेखा स्थित है। और दक्षिण में क्या है? मकर रेखा स्थित है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि उष्णकटिबंध के उत्तर दिशा में कर्क रेखा स्थित है और दक्षिण दिशा में मकर रेखा स्थित है। उसके बाद कर्क रेखा में ही जो है ये जो कलरफुल किया गया है, तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध के उत्तरी भाग में जो है उत्तर शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। इससे ऊपर क्या है? उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है। उसके बाद यहाँ पे उष्ण कटिबंध के दक्षिण में क्या स्थित है? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। उसके बाद नीचे क्या है? तो दक्षिण शीत कटिबंध है। तो इस फिगर को समझना है कि क्या बताया गया है इसमें। और जो विषुवत रेखा होता है हमेशा 0 डिग्री में होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा है। इस चीज़ को याद रखना है। और उत्तरी शीत कटिबंध जो है 66 डिग्री उत्तरी दिशा में स्थित है और दक्षिण और जो है यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इसमें क्या बताया गया है। और मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो नोट्स वाले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाई हूँ और आप लोग यहाँ भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है, वो इस प्रकार हैं। क्या है? नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा क्या है? जैसे मैं फिगर में बताई 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। दूसरे में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर में है विषुवत वृत्त जो 66 डिग्री उत्तर में स्थित है, जो उत्तर ध्रुव वृत्त है वो कहलाता है। उसके बाद 4 नंबर में क्या है? विषुवत रेखा जो 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखना है, इससे क्वेश्चन शीट में पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो इसको भी देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय ठीक ऊपर रहता है, सिर के ठीक पर। तो यह पॉइंट जो है सीटेट में पूछा गया है। सीटेट जनवरी वाले में 2024 में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का जनवरी में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है तथा इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग फिगर में वहाँ देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस जो पॉइंट को है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध? जो सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे तिरछी अवस्था में पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे थोड़ा अधिक ठंडा रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध किसको कहा जाता है? जहाँ पे सूर्य की रेखा जो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, क्षितिज से जो है ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य की गर्माहट नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके नाम बोले देशांतर क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतर या यमोत्तर कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देशांत यमोत्तर कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों के माप जाता है, अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो भी यहाँ पे पॉइंट मिलता है आप लोग अपने नोट कॉपी में उतारते जाइए, ताकि एग्जाम से 1 महीना पहले आप लोग उस
चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि बुक तो आप लोग पढ़ नहीं सकते लाइन बाय लाइन। बुक एक बार 2 बार 3 बार आदमी पढ़ता है, उसके बाद बुक पढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बुक पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो आप लोग इस जो पॉइंट्स को है अपने कॉपी में ऐसे स्टार मार्क देते हुए नोट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम से पहले आप लोग इसको देखिएगा, देखते देखते ही याद हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामियोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 डिग्री यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामियोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगा। आप लोग इसको देख के बता सकते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद बताया गया है देशांतर और समय के बारे में। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। जो समय को मापने का अच्छा साधन क्या है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति। यह जो क्वेश्चन है ना सीटेट में पूछा गया है, जो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है, तो आपको नीचे दिया हुआ रहेगा पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह। तो इसको आप लोग टिक कीजिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामियोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। इस लाइन को भी नोट करना है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में स्थित है उसका समय पीछे होगा। उसके बाद क्या बताया गया है? समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमता है? तो 360 डिग्री घूमता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितना, जो 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमता है? तो 360 डिग्री घूमता है। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है? अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 बराबर 60 मिनट। अर्थात कितना बजेगा? 1। अर्थात जो है ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात तो वह दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। उसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य के रात्रि होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग को समझना है कि इसमें क्या बताया गया है कि अगर जो पृथ्वी है वो जो 24 घंटे में कितना घूमता है, तो 24 घंटे में वो घूमता है 360 डिग्री। तो इसलिए कितना 1 घंटे में कितना घूमेगा? 1 घंटे में घूमेगा वो 15 डिग्री। इसलिए वो 4 मिनट में जो घूमती है, 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी। तो इस चीज़ को नोट करना है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीटेट में, 2-4 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामियोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामियोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामियोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्व को मानक यामियोत्तर माना गया है। इस यामियोत्तर के स्थानीय मानक को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लाइन को भी नोट करना है।
कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच जो समय का अंतर क्या होता है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो भारत का जो समय है 5 घंटा 30 मिनट वो जो आगे है, कहाँ के? तो ग्रीनविच के पूर्व में। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वह 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जाने वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट करके रखना है और उसको डेली सुबह जो है आप लोगों को नोट्स जो है पढ़ने हैं। जो चीज़ें आप लोग बार बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद रहती है और एग्जाम में क्वेश्चन देखती हैं आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन बताया गया है कि संक्षेप में उत्तर लिखें। पृथ्वी का सही आकार क्या होता है? इसको आप लोग को लिखना है। ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 माप कटिबंध कौन कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या क्या है? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधों में क्यों प्राप्त होता है? जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजता है? तो इन सब चीज़ों को मैं अभी चैप्टर में पढ़ाई। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग 2 बार 3 बार चैप्टर को पढ़िए, आप लोगों की चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। इसमें और कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है कि प्रमुख यामी उत्तर का मान क्या होता है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है? तो आप लोग को बनाना है ये चीज़ कि क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में अभी जस्ट मैं इस सब चीज़ों को बताई। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? देशांतरियों की कुल संख्या कितना है? दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ स्थित है? ग्रीन जो किसका जाल है? इस सब चीज़ों को मैं अभी जस्ट इस चैप्टर में पढ़ाई आप लोगों को। तो आप लोग को ये चीज़ सॉल्व करना है। उसके बाद है खाली स्थान मकर रेखा पर स्थित है। भारत का मानक यामी उत्तर देश में स्थित है। 0 डिग्री यामी उत्तर देश के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी देश की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव में देश गोलार्ध में स्थित है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को बनाना है। तो इस चैप्टर में हम लोग आज क्या क्या सीखे? तो इस चैप्टर में हम लोग सीखे कि पृथ्वी जो है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो है थोड़ी सी जो है चपटी है। थोड़ी क्या है? चपटी है। इस चीज़ को याद रखना है। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, थोड़ी सी चपटी है। और मध्य में थोड़ा सा क्या है? मध्य में जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है। क्या है? उभरा हुआ है मध्य में। उसके बाद ग्लोब को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? तो विषुवत। कौन बांटता है? तो विषुवत वृत्त जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है जो होता है 0 डिग्री। उसके बाद इसमें उष्ण कटिबंध के बारे में बताई, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बताई, शीत कटिबंध के बारे में बताई, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बताई। और समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या क्या होता है? 3 होते हैं। क्या होता है? एक होता है पृथ्वी, दूसरा होता है चंद्रमा और तीसरा होता है ग्रहों की गति। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कीजिए और बार बार देखिए। आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप लोगों को कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो से आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी मदद हो रही, हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।